तो आज मास्टर स्ट्रोक में हम सबसे पहले बात उस संभावित आतंकी हमले की करेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हो सकता है। आप भी यही सोचेंगे कि पाकिस्तान तो बुरी तरह से बाढ़ में फंसा हुआ है, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे आतंकवाद फैलाएगा। बस यही हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान की बाढ़ से पूरी दुनिया की हमदर्दी है। जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है वो मन को झकझोर कर रखती है, क्योंकि इंसानियत की नज़र से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे बेघर हो जाएं। इसीलिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से मदद भी मिल रही है। अरबों अमेरिकी डॉलर्स की मदद पाकिस्तान को मिल रही है, लेकिन कहीं पाकिस्तान इन पैसों से आतंकवाद तो नहीं फैलाएगा? कहीं पाकिस्तान इन मदद के पैसों से भारत में आतंकी तो नहीं भेजेगा? ये सिर्फ कोरे सवाल भर नहीं है, बल्कि तथ्यों के साथ हम इन सवालों को उठा रहे हैं। हम इसके बारे में आपको विस्तार से एक बिंदु बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चरित्र पूरी दुनिया से छुपा नहीं है, बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में आई बाढ़ के बहाने कैसे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, और उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। इन तस्वीरों में आपको जो लोग मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कोई और नहीं, वो राहत कर्मी नहीं है। देख लीजिए इस चेहरे को, आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन के लोग हैं। हाफिज सईद ने जितने भी संगठन बनाए हैं उनसे वो सिर्फ आतंकवाद फैलाता है। दुनिया के दबाव के बावजूद पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ती है और उसके संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। इसीलिए अब हाफिज सईद अल्लाह अकबर नाम के एक और संगठन के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिखावे की मदद करने के लिए पहुंच गया है, ताकि इन तस्वीरों को दिखाने के बाद ये संगठन चंदा इकट्ठा कर सके। अब जब हाफिज सईद के संगठन को चंदे में करोड़ों रुपए मिलेंगे तो वो उन पैसों से क्या करेगा बताइए? वाकई मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। वो दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ एक मदद की ये तस्वीरें पहुंचा देगा। चंदे में मिले पैसों से फिर वो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाएगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला ये जिहादी संगठन बाढ़ के नाम पर चंदा बटोर रहा है। नए नए संगठनों से आतंकवाद फैलाने की हाफिज सईद की क्रोनोलॉजी को अब आप समझिए। आतंकवाद फैलाने के लिए हाफिज सईद का प्रमुख संगठन है जमात-उद दावा। इसी का एक और संगठन था लश्कर-ए-तोयबा, जो खास तौर पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 2008 में मुंबई में भी इसका नाम आया। 26/11 हमला लश्कर ने ही करवाया था। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र से हाफिज के दोनों संगठन जमात-उद दावा और लश्कर-ए-तैयबा बैन करवा दिया। लेकिन हाफिज का एक और संगठन था जिसका नाम है फलाह-ए-इंसानियत, यानी FIF। इस संगठन को हाफिज सईद ने कथित तौर पर सामाजिक कामों में मदद के नाम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन असल में ये जो FIF है, FIF, इससे भी हाफिज सईद टेरर फाइनेंसिंग का काम करता था, यानी आतंकवाद के लिए वो पैसा इकट्ठा करता था। 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के दबाव के बाद पाकिस्तान को FIF फलाह-ए-इंसानियत को भी बैन करना पड़ा। तो अब तक कितने 3 संगठन इसने बनाए, तीनों को बैन करने की खबर आई। लेकिन पाकिस्तान के इस आपदा में अपने लिए अवसर देखने वाला हाफिज सईद एक बार फिर से बाढ़ के मौके को भी कैसे कैश करना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता अपने हाथ से। अल्लाह अकबर तहरीक के बैनर तले वही काला कारोबार इसने फिर से शुरू कर दिया है। इस पार्टी के टिकट पर हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और दामाद खालिद वलीद चुनाव लड़ चुके हैं। सवाल यह है कि अगर इन आतंकवादी संगठनों ने फिर से बाढ़ के नाम पर चंदा जमा किया तो उससे होगा क्या, ये करेंगे क्या? ये संगठन उस पैसे का इस्तेमाल एक बार फिर से भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं करेंगे, जैसा कि इन संगठनों ने 2005 के भूकंप के वक्त किया था। ये तस्वीरें तब की हैं। 2005 में पाकिस्तान में जबरदस्त भूकंप आया था, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हजारों लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों ने तब भी मदद के नाम पर ऐसे ही चंदा लिया था, और फिर हुआ क्या? भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में इन चंदों का इस्तेमाल हुआ। इसके ठीक 3 साल बाद मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। 2005, फिर 3 साल बाद देखिए हमला होता है। इसमें लश्कर-ए-तोयबा का नाम आता है। आतंकवादी उसी संगठन से जुड़े हुए थे जो हमला करते हैं, और ये बहुत बड़ा हमला था।
भले ही इस हमले की ट्रेनिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दी हो, लेकिन आतंकवादियों को खोजने से लेकर रिक्रूट करने से लेकर उनको तैयार करने तक की जिम्मेदारी इसी लश्कर की थी। करोड़ों रुपए की फंडिंग की वजह से ही आतंकवादी खोजे गए और एक बार फिर से बाढ़ में उसे मौका मिल रहा है और इसीलिए हम परेशान हैं। गुस्ताखे रसूल की एक सजा और गुस्ताखे रसूल की एक सजा और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। खादिम हुसैन रिजवी, ये जहरीला नारा इन्होंने ही दिया था। पाकिस्तान की पार्टी तहरीक लब्बैक के सरगना। कायनात की किसी चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती। और ये है इनके बेटे, नाम है साद हुसैन रिजवी। इनके अंदर भी जहर कूट कूट कर भरा हुआ है, खास तौर पर भारत के लिए। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इनकी पार्टी का नाम है तहरीक लब्बैक। नुपुर शर्मा के प्रकरण के बाद पाकिस्तान में खूब हंगामा हुआ था और इस पार्टी ने भारत के खिलाफ जहर भी खूब उगला था। आपको याद होगा, राजस्थान से ये जो आतंकी पकड़ा गया था, ये खुद तहरीक लब्बैक का सदस्य था, जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए भारत आया हुआ था। यानी ये भी साफ है कि भले ही ये पार्टी राजनीतिक हो, लेकिन इसके बोए जहर से पाकिस्तान में आतंकी पैदा हो रहे हैं। आज हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की बाढ़ की आपदा में अब तहरीक लब्बैक को अपना जहर और फैलाने का मौका मिल गया है। इन तस्वीरों में आपको मौलाना साद हुसैन रिजवी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का दिखावा करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस बार भी तो इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में तो नहीं होगा। लेकिन खतरा सिर्फ आतंकी संगठनों का नहीं है ना, बल्कि दुनिया की यही आशंका पाकिस्तान की सरकार से भी है। हालांकि पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है जिसे बाढ़ ने और ज्यादा बर्बाद कर दिया है, लेकिन वो आतंकवाद का वो सांप है जो कभी डसना नहीं भूलता। इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया की मदद मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद की भी है। संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाओं ने मिलकर 24 करोड़ जो है वो मदद पहुंचाई है पाकिस्तान को, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं की तरफ से। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 238 करोड़ रुपए की मदद जारी कर दी है। यूनाइटेड किंगडम ने भी पाकिस्तान को 14 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को 14 करोड़ रुपए की मदद दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 16 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चीन, उसने 115 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। चीन ने राहत सामग्री भी भेजी है और 2 विमान हैं राहत सामग्री से भरे जो पाकिस्तान भेजे हैं चीन ने। चीन की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को 3000 टेंट दिए गए हैं। चीन के एक कारोबारी ने भी पाकिस्तान को 57 लाख रुपए की मदद की है। टर्की और यूएई पाकिस्तान को खाने की सामग्री, टेंट और रोजाना की जरूरी चीजों से भरे विमान भेज रहे हैं। बीते रविवार को यूएई से आए पहले विमान में 3000 टन राहत सामग्री जो है वो भेजी गई थी। खबरों के मुताबिक यूएई से 15 विमान राहत सामग्री पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। और अभी कुछ देर पहले ही शहबाज शरीफ ने बाकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दुख जताया था, पाकिस्तान में जो फ्लड आई है, जो बाढ़ आई है जिससे हज़ारों लोगों की मौत की खबर आई है, उस पर बाकायदा प्रधानमंत्री को शुक्रिया करने का शहबाज शरीफ का ट्वीट वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में आई आपदा इतनी भयंकर है कि चारों तरफ से, मतलब बाकी तमाम मुल्कों के नाम तो मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान ने भी बात की है, मानवता के लिए बड़ा खतरा ये बन गई है। इसीलिए दुनिया भर के देश मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुनिया के मन में मदद पहुंचाते वक्त ये आशंका है कि पाकिस्तान आपदा को आतंकवाद का अवसर तो नहीं बना देगा।
और जैसा मैं बता रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है, शुक्रिया किया है। उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है वो बता दूं। बाढ़ से होने वाले जानमाल के नुकसान पर पाकिस्तान के लिए अपनी संवेदनाएं जताने पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत पाकिस्तान के लोग इस प्राकृतिक आपदा से उबर पाएंगे इंशाअल्लाह, वो ये बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पाकिस्तान के हालात पर खेद जताया था। हमने आपको इसी मास्टर स्ट्रोक में उस वक्त ये ट्वीट पढ़कर सुनाया था। बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की थी। लेकिन क्या बाढ़ से प्रभावित इन लोगों को जो राहत सामग्री और पैसा भिजवाया जा रहा है वो गलत हाथों में तो नहीं पड़ जाएगा? ये सवाल पूछना जायज़ है। इंसानियत जहन में है, लेकिन आतंकवाद के जख्म भी जहन से हटने नहीं चाहिए। मास्टर स्ट्रोक में आप झारखंड सरकार के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में पिसती जनता के दर्द को आप तक पहुंचाना है। झारखंड के दुमका की अंकिता को जलाकर मार दिया गया, आप जानते हैं। चतरा में एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया। झकझोरने वाली इन दोनों घटनाओं पर देश प्रदेश के लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बचाने के लिए ऑपरेशन रिजॉर्ट चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित यूपीए के 31 विधायक विशेष विमान से रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में भेज दिए गए। सोरेन के सरकार बचाओ अभियान में जनता पिस रही है। विधायक 5 स्टार रिजॉर्ट में मस्ती कर रहे हैं। रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा रिजॉर्ट माना जाता है। रिजॉर्ट में एक कमरे का किराया 15,000 रुपए प्रतिदिन है। अनुमान है कि खाने पीने और बाकी सुविधाओं को मिलाकर प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए का खर्च हर रोज का पहुंच जाता है। 31 विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया है, तो हिसाब लगा दीजिए आप। मोटा मोटा खर्च आ रहा है 7,75,000 रुपए प्रतिदिन। ये वो खर्च है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कितना खर्च किया जा रहा है उसका तो अंदाजा भी लगाया भी नहीं जा सकता। सरकार बचाने के लिए ऑपरेशन रिजॉर्ट पर खर्च किया जा रहा है इतना पैसा, लेकिन दुमका की अंकिता को समय पर इलाज दिलाने के लिए सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। हेमंत सोरेन के सरकार बचाओ अभियान और जनता परेशान मुद्दे ने राजनीतिक रंग कैसे ले लिया है, अब उसे मास्टर स्ट्रोक में देखिए आप। स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता था कि सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी। सरकार अपनी है, झारखंड भी अपना है, तो फिर क्यों? और ये ऊहापोह की स्थिति क्यों पैदा हुआ? विरोधी तो बोल ही रहे हैं, अपने भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को आखिर क्या डर था। राज्य का सरकारी तंत्र चलाने वाले विधायक रांची नहीं, रायपुर के रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे हैं और जलाकर मार दी गई बेटी के पीड़ित परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरी बेटी तड़प के मरी है, कसम खा गई पापा उसको छोड़िएगा नहीं। दिल्ली से बीजेपी नेता पीड़ित परिवार से मिलने रांची पहुंच गए, लेकिन राजधानी रांची से प्रदेश की शासन व्यवस्था संभालने वाले रायपुर के रिजॉर्ट में राजमहल का आनंद भोग रहे हैं। इस संवेदनहीनता पर विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। खुद सरकार के विधायक भी इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। बिकने वाले तो तुम चाहे बाहर क्षेत्र से बाहर, राज्य से बाहर, किसी भी स्टेट में जाओ तो बिकने वाला तो बिक सकता है, बिकेगा ही। नहीं बिकना है तो फिर क्यों जाना है? सरकार अपनी है, झारखंड भी अपना है, तो फिर क्यों? और ये ऊहापोह की स्थिति क्यों पैदा हुआ? किसने पैदा किया? लोबिन हेम्ब्रम बोरिया साहिबगंज से जेएमएम के विधायक हैं। ये दुमका के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी ही सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। सरकार को आते आते इतनी देर क्यों हो गई? तेईस की घटना है और 31 को आप आ रहे हैं। सरकार को तो तुरंत खबर हो जाना चाहिए था, और होगी भी होगा, लेकिन उसको समय पर आ जाना चाहिए। अब किस कारण से लेट किए नहीं किए तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आना चाहिए। इस सब की घटना में तुरंत सरकार बनना चाहिए। स्थानीय विधायक जो है वो तो सीएम के भाई भी हैं, वो अभी तक नहीं आए। नहीं आए, हम
हमको तो पता है कि आ गए थे। सरकार का पिकनिक मनाना जरूरी था या पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देना जरूरी था? देखिए, पहले प्राथमिकता तो यहाँ तुरंत आना चाहिए था। सरकार के विधायक भी मान रहे हैं कि दर्द में डूबे परिवार का सहारा बनना प्राथमिकता होनी थी, लेकिन प्राथमिकता क्या है ये 30 अगस्त की शाम से ही रायपुर में दिख रही है। 30 अगस्त की शाम छत्तीसगढ़ के सीएम भी झारखंड विधायकों से मिलने पहुंचे और अगली सुबह हिमाचल के लिए रवाना होने से पहले कह गए कि सरकार तोड़ने की साजिश है, इसीलिए ऑपरेशन रिजॉर्ट जायज है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है। झारखंड की सरकार चलाने वाले विधायक जनता से दूर हैं, रिजॉर्ट में भरपूर मस्ती कर रहे हैं। इधर दुमका का पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। देखा ना आपने सरकार की संवेदनहीनता पर कैसे अपने ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। जेएमएम विधायक की बात जायज भी है कि बिकने वाले विधायक तो 7 ताले में बंद रखो, सौदा सटीक हुआ तो बिक ही जाएंगे। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि जब झारखंड में जघन्य अपराध हो रहे हैं तब हेमंत सोरेन क्यों विधायकों को रिजॉर्ट भेज रहे हैं। सियासी हलचल की ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को खनन पट्टे के मामले में सीएम सोरेन ने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग लीज मामले में फैसला सुरक्षित रखा। 18 अगस्त को चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी। 20 अगस्त को फैसला आने से पहले महागठबंधन सरकार के विधायकों की रांची में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन के 10 विधायक नहीं पहुंचे। 22 अगस्त को हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई। 25 अगस्त को केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा। यह खबर आई कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा भेजी है। तब से हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। अब तक यह फैसला नहीं हो पाया कि उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं। इसी असमंजस में सरकार के कई विधायक टूटने की आशंका उनकी तरफ से जताई जा रही है। इन्हीं विधायकों को साधे रखने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सोरेन की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर विरोधी हमलावर हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोरेन सरकार बचाने में लगे हैं अपनी सरकार को और राज्य में आतंकवाद और अपराध का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आप। रुको तो क्या नहीं बनाए, क्या बोल रहे हो, क्यों वीडियो नहीं बनाए? ये देखिए, विधायकों के लिए मेफेयर रिसोर्ट में बाकायदा जो है शराब की व्यवस्था भी की गई है। ये देख सकते हैं, ये शराब यहाँ पर पहुंच रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, बहन अंकिता दुमका में जलकर मार दी गई। सोरेन परिवार का कोई सदस्य दुमका में पीड़ित परिवार से नहीं मिला, लेकिन लतरातू डैम पर मांस भात, रायपुर में दारू और न जाने क्या। गरीब की सरकार पंच सितारा होटल में, झारखंड के सभी जिले सूखे की चपेट में, लेकिन हेमंत सरकार पेट भरने की मौज में। सरकार ने विपक्ष को ये मौका खुद दिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार के घर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, पीड़ित परिवार के विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं पहुंचे और दिल्ली से बीजेपी नेता पहुंच गए। तो परिवार को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं वो, और पूरे दमखम से राजनीति भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा दुमका के पीड़ित परिवार से मिलने घर पहुंचे। पीड़ित परिवार की मदद के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जो फंड जुटाया था वो पीड़ित परिवार के हवाले कर दिया। 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अंकिता की हत्या करने वालों ने सुनियोजित तरीके से ये काम किया।
इसमें कट्टरपंथ और आतंकवादी संगठनों से प्रभावित लोगों का हाथ है। किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी। आपका भाई यहाँ से एमएलए जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है। बीजेपी अंकिता की हत्या पर अपने राजनीतिक अंदाज में हेमंत सोरेन को घेरने में लगी है और हेमंत सोरेन अपना राजनीतिक भविष्य बचाने में जुटे हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में उनके विधायक आराम फरमा रहे हैं और देश की राजनीति में एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। जब भी किसी राज्य में सरकार पर संकट के आसार बनते हैं, विधायकों को रिजॉर्ट ही ले जाया जाता है। जुलाई 2019 में कर्नाटक में सरकार का संकट आया। कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायक मुंबई के पवई इलाके में होटल रेनेसॉ में रुक गए। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का खेल शुरू हुआ। शिवसेना ने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए होटल लेमन ट्री प्रीमियर और होटल ललित में रखा। एनसीपी ने अपने विधायकों को होटल हयात और होटल रेनेसॉ में ठहराया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को होटल JW मैरियट में ठहराया। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में सरकार का संकट खड़ा हुआ। तब सिंधिया खेमे के कांग्रेस बागी विधायक बेंगलुरु में रमादा होटल में रुके। जुलाई 2020 में राजस्थान में सरकार पर संकट मंडराया। कांग्रेस के विधायक पहले जयपुर फेयरमाउंट होटल में रुके, बाद में जैसलमेर के सूर्यागढ़ में शिफ्ट हो गए। जून 2022 में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर संकट आया। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ पहले सूरत के होटल मेरिडियन में रुके, बाद में शिंदे अपने विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रुके। अब झारखंड के सीएम एक पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा और दिलासा देने की बजाय रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से सरकार बचाने का अभियान छेड़े हुए हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब आपको रूबरू करवाते हैं समंदर में भारत के नए पावर हाउस से। ये लहरों का वो प्रहरी है जिसकी आहट ने चीन और पाकिस्तान को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत की, जो 36 घंटे बाद इंडियन नेवी के बेड़े का नया किंग बनने जा रहा है। तो यह है भारत की नई ताकत, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो अब भारतीय समुद्री सरहद में जल से नभ तक नया प्रहरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर की सुबह 9:30 बजे INS विक्रांत को देश को समर्पित करेंगे। इसके लिए PM 1 सितंबर की शाम ही कोच्चि पहुंचेंगे और अगले दिन सुबह ये देश सेवा के लिए लहरों में उतारा जाएगा। INS विक्रांत देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? अब ये समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि INS विक्रांत पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है और निर्माण कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड में किया गया है। INS विक्रांत का पूरी तरह से स्वदेशी होना ही पड़ोसी दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि किसी देश की सेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाला भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है। दुनिया में अमेरिका इकलौता देश है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चीन के पास 2 हैं, इटली के पास 2 हैं, ये देखिए, और भारत के पास भी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के रूप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस की बात कर लीजिए, रूस, स्पेन, इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्री ताकत बढ़ाने वाला एक ऐसा हथियार जो दुनिया के सिर्फ 8 मुल्कों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खास है, और हम तो पहले 4 में हैं। इसीलिए हम आपको इसकी कुछ गिनी चुनी खूबियां बता देते हैं। INS विक्रांत की लंबाई है 262 मीटर, जो किसी फुटबॉल मैदान की 2 गुना है, जबकि चौड़ाई 62 मीटर है, जो एक फुटबॉल मैदान के बराबर है।
इसकी ऊंचाई 59 मीटर है, जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 18 मंजिले के बराबर होगी, जबकि वजन 43,000 टन है, जो 4 आईफिल टावर के वजन के बराबर होगा। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि ये 14,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के सफर कर सकता है। ये दूरी भारत से अमेरिका की दूरी से भी ज्यादा है। इसमें लोगों के रहने के लिए 2400 कमरे हैं, जो दुबई के बुर्ज खलीफा के कमरों की संख्या के लगभग 4 गुना है, और इसमें एक साथ 1600 लोग रह सकते हैं। ये तो बस खूबियों की लिस्ट है। इसकी ताकत और तेजी समझने के लिए अब हम आपको INS विक्रांत के डेक पर ले चलेंगे, जहां से आप खुद महसूस कीजिएगा अपने देश के जोश, जज्बे और हुनर को, क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो है जयम सम युद्ध स्पर्धा, जिसे ऋग्वेद से लिया गया है और जिसका मतलब है कि जो मुझसे लड़ने आएगा उसे मैं परास्त करके रहूंगा। साफ है, जैसा नाम वैसा ही इसका उद्देश्य भी। इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके विक्रांत का नाम दिया गया है, जिसने 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन वाले हिंदुस्तान के इस प्रहरी की सबसे बड़ी खूबी इसका स्वदेशी तकनीक से बना होना है, और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो और भी हैरान करने वाली है, खासकर फाइटर प्लेन के लिए बनाया गया इसका रनवे। ये रनवे सिर्फ 250 मीटर का है। ये रनवे स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया गया है। यहाँ लैंड करने वाले विमान को रोकने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जो रनवे देख रहे हैं ये 250 मीटर का है, और इतने कम जगह में किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो है अगर लैंडिंग और टेक ऑफ की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो आप कर्वेचर देख रहे हैं एंड में, वो जो है स्की जंप करता है जब एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ करता है, और लैंडिंग के वक्त जो है आप ये देख सकते हैं ये अरेस्टिंग गियर वायर है। एयरक्राफ्ट में हुक लगे होते हैं और इस अरेस्ट वायर के जरिए जो है एयरक्राफ्ट जब अचानक से लैंड करता है तो उसके जरिए यहाँ पर इसे रोका जा सकता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक है, वैसे ही हमारे पास मल्टीपल स्टीयरिंग गियर वायर्स हैं, जो जिसमें से किसी एक में एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे एक एयरक्राफ्ट को लैंड होना है। अनलाइक कि अगर वो एक बारी में हुक नहीं हुआ तो इट डज नॉट हैव दैट मच चांसेस। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर अ पायलट टू लैंड ऑन दिस एयरक्राफ्ट एंड हुक ऑन वन ऑफ दी स्टीयरिंग गियर वायर्स। समंदर में INS विक्रांत की मौजूदगी में 400 किलोमीटर के क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगी, और आसमान के हर खतरे से निपटने के लिए इसमें मौजूद रहेंगे फाइटर जेट। एक बार में युद्धपोत के फ्लाइट डेक पर 10 फाइटर जेट खड़े किए जा सकते हैं, और इसके हैंगर में 20 फाइटर जेट्स रहेंगे। फाइटर जेट्स को हैंगर से डेक पर लाने के लिए 2 स्पेशल लिफ्ट लगाई गई है। इसी की मदद से हैंगर से फाइटर जेट डेक पर लाए जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 30 एयरक्राफ्ट्स को एक साथ तैनात किया जा सकता है, जिसमें 20 एयरक्राफ्ट्स और साथ ही 10 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। MiG-29K और साथ ही MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को भी जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में रफाल के नेवी वर्जन को भी जो है इसमें तैनात किया जा सकता है, और साथ ही इसमें बता दें कि आपको एंटी सबमरीन जो है डिटेक्ट करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। विक्रांत समंदर में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है, और इसकी ताकत है इस पर तैनात फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स, जो दुश्मन को पल भर में नेस्त नाबूद कर सकते हैं।
एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रहेंगे, जो कि समंदर में दुश्मन की ओर से आने वाली किसी भी पनडुब्बी पर खास तौर पर नजर रख पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि MiG-29 के इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे तैनात किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का भी सौदा किया है, जिनमें से 2 भारत को मिल चुके हैं। और इसके अलावा 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को जो है तैनात किया जाएगा। और इसके अलावा भविष्य में हो सकता है कि रफाल का जो नेवल वर्जन होगा उसे भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। साफ है कि INS विक्रांत अब समंदर में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और इसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि समंदर में 1 घंटे में यह 52 किलोमीटर की रफ्तार तय कर सकता है। इसमें 4 गैस टर्बाइन इंजन है और इस पर MiG-29 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ध्रुव, कामोव, MH-60R एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। यही नहीं, युद्धपोत, बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस होगा। देखें, एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट। डिपेंड करता है हमारा मिशन प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से हम हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को एम्बार्क करेंगे। हमारा क्या मिशन है उसके हिसाब से संख्या डिवाइड होती है। हम एक एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक हवाई जहाज़ बड़ा होता है, हेलीकॉप्टर छोटा होता है। तो जो हमारा मिशन है उसके हिसाब से वेरियस कॉन्फ़िगरेशन में हम एयरक्राफ्ट को एम्बार्क करके जा सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो जितने भी भारतीय नौसेना की इन्वेंट्री में अभी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं, वो इस डेक पे से हम ऑपरेट कर सकते हैं। INS विक्रांत का अपना बिजली घर है और ये इतनी बिजली पैदा करता है कि एक शहर जगमगा उठे। इस वक्त हम एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के 7th डेक में मौजूद है, यानी 7वें फ्लोर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TCR है, थ्रोटल कंट्रोल रूम। ये तमाम ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर TCR में किए जा रहे हैं। बेसिकली शिप का जो इंजन है वो किस तरह से काम कर रहा है, या तमाम जो ऑपरेशंस है शिप को मूव करने के लिए, वो तमाम ऑपरेशंस यहाँ पर इस TCR रूम में किए जाते हैं। आपको बता दें कि ना सिर्फ इंजन बल्कि यहाँ पर जो पावर भी जनरेट होता है, इतना पावर जनरेट होता है कि पूरे कोची को पावर देने के लिए काफ़ी है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 2400 किलोमीटर की तार जो है वो बिछी हुई है, जो कि मान लीजिए कोची से लेकर न्यू दिल्ली तक बिछी हो। INS विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की समुद्री सीमा जिस तरह बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैली है, उसे 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी, जो INS विक्रांत से पूरी हो जाएगी। बनकर तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नौसेना को सौंपेंगे। इससे नौसेना की ताकत भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले नौसेना के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य था, जो कि रूस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। अब विक्रांत भी बनकर तैयार है, तो ऐसे में कोई दो राय नहीं कि अब नौसेना की ताकत दुगनी होगी। और चीन, जो कि आए दिन भारत के सामने आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, अब वो भी कहीं ना कहीं भारत को देखने से भी हिचकिचाएगा। भारत के गौरव स्वदेशी अवतार ले रहे हैं और मोदी सरकार गौरव के प्रतीकों को भी स्वदेशी रंग ढंग और परंपरा के मुताबिक ढाल रही है। मोदी सरकार ने ठान लिया है कि पराधीनता के दौर में मिली निशानियों और विरासतों से छुटकारा पाना ही है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2 सितंबर को कोच्चि शिपयार्ड से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी में शामिल करेंगे, तब वो नेवी के नए एनसाइन यानी नए निशान का उद्घाटन भी करेंगे। ये नया एनसाइन हमारे इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री का प्रतीक होगा। नए प्रतीक के साथ ही अंग्रेजों के दौर के निशान को विदा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आन बान शान के प्रतीकों के मुद्दे पर मोदी बहुत गंभीर है। उन्होंने 15 अगस्त को पंच प्रण का मंत्र देते हुए ये कहा था, याद रखिए, कि भारत को कॉलोनियल माइंडसेट और उस दौर के प्रतीकों से छुटकारा दिलाना ही होगा। नेवी को मिलने वाला नया एनसाइन उसी अहम मुद्दे की अगली कड़ी है।
ये फ्लैग है, एनसाइन के जो माने हैं, और वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। और अब ये बदल जाएगा, ये जो ब्रिटिश साइन है वो बदल जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।